नमस्कार, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर नीलम द्विवेदी, प्रवक्ता भूगोल JBS हिंदू कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर। ऑनलाइन क्लासेस के सीरीज़ में आज हम क्लास 12 भूगोल प्रयोगात्मक में लेसन 1 जिसका नाम है आंकड़े, स्रोत एवं संकलन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेसन को, आंकड़े, स्रोत एवं संकलन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस लेसन में हमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है। तो इसमें पहला बिंदु है आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ा और सूचना के बीच अंतर, आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण, आवृत्ति बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और अंत में ओजाइव। ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आज हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा महत्वपूर्ण बिंदु जो है आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े भौगोलिक परिघटनाओं, मानवीय क्रियाओं तथा उनके बीच अंतर संबंधों का संख्यात्मक अथवा मात्रात्मक मापन आंकड़े कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संख्यात्मक सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो भौगोलिक परिघटनाएं हैं, भौगोलिक परिघटनाएं यानी हमारे वातावरण के चारों ओर जो घटित घटनाएं हैं और मानवीय क्रियाएं, वातावरण में रहने वाले मनुष्य और उसकी क्रियाएं तथा उनके बीच अंतर संबंधों का संख्यात्मक। भौगोलिक घटनाएं, मनुष्य और इनके बीच के जो अंतर संबंध का संख्यात्मक, संख्या के रूप में अथवा मात्रा के रूप में जो मापन है वह आंकड़े कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में संख्यात्मक सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं, अर्थात जो संख्या के रूप में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम आंकड़े कहते हैं। अर्थात किसी भी क्षेत्र में घटनाओं, किसी भी बीमारी, वर्षा, तापमान, जनसंख्या आदि की सूचना हम संख्याओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कोई भी सूचना, वह चाहे तापमान हो, वर्षा हो या बीमारी हो, हम देखते हैं अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप ले लीजिए हमारे यहाँ कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इसकी सूचना भी हम प्रतिदिन आए दिन आंकड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कितनी संख्या है और कितने ग्रस्त है बीमारी, तो यह सूचना हमें किस माध्यम से प्राप्त हो रही है, आंकड़ों के माध्यम से। इसके अलावा हम देखते हैं ये जो वर्षा है, वर्षा भी हमें कहीं अधिक हो रही है, कहीं कम है, तो अधिक या कम होना यह सूचना है एक गुणात्मक सूचना। लेकिन वर्षा कितनी हो रही है, मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर हो रही है, यह सूचना कहलाएगी आंकड़े के रूप में। ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या आदि की सूचना हम संख्याओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जनसंख्या कहीं अधिक है, कहीं कम है और कितनी है, 10,000 है, 20,000 है, किसी भी क्षेत्र में फॉर एग्जाम्पल, तो यह सूचना हमें आंकड़े के माध्यम से प्राप्त होती है। और इसके अलावा जब भी हम देखते हैं सूचना जो हम प्राप्त करते हैं, यदि यह सूचना एक संख्या में है यानी कम संख्या में है, तो यह सूचना जो है इसे हम कहेंगे डेटम। और यही सूचना जब संख्याओं की मात्रा अधिक हो तब इसे हम डेटा कहते हैं। अर्थात सूचना जब एक संख्या में है तो उसे डेटम कहेंगे, और सूचना या संख्याओं की मात्रा जब अधिक है फिर इसे हम डेटा कहते हैं। इस प्रकार से आंकड़े, परिभाषा से हमें यह ज्ञात होता है कि आंकड़े हैं एक मुख्य रूप से संख्यात्मक सूचना, संख्या के रूप में प्राप्त सूचना हमें आंकड़े कहलाती है। दूसरा बिंदु हमारा है आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। प्रथम है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। तो आइए हम देखते हैं प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह द्वारा, किसी संस्था या संगठन द्वारा एकत्र किए जाते हैं, उन्हें आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और इस आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए हम पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में स्वयं जाते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर किसी समूह के द्वारा
वहाँ की सूचना प्राप्त करते हैं या फिर किसी संस्था के द्वारा। अब इसमें हम क्या करते हैं, सूचना को प्राप्त करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जनगणना है। जनगणना में हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में स्वयं गए और स्वयं जा करके एक एक घर में एक एक व्यक्ति से वहाँ की सूचना प्राप्त करते हैं जनगणना से संबंधित। तो यह क्या है, हमारी अपनी मौलिक सूचना है और वह सूचना क्या है, प्राथमिक सूचना हो जाएगी हमारी। और इसके अलावा जब भी यह आंकड़े किसी संस्था के द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं या फिर संगठन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और यह क्या कहलाएंगे, प्राथमिक आंकड़े, या इन्हें हम कच्चे आंकड़े भी कहते हैं क्योंकि ये मौलिक होते हैं। और इन आंकड़ों को हम या तो इंटरव्यू के माध्यम से, क्वेश्चनरीज के माध्यम से, या फिर डेल्फी टेक्निक, या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक, या फिर फोकस ग्रुप इंटरव्यू के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इन सभी में जैसे इंटरव्यू मेथड है, इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र की अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति का साक्षात्कार लेंगे। तो इसमें सूचना प्राप्त करने के लिए, आंकड़े प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जिस व्यक्ति से हम उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी भाषा शैली बहुत ही सरल होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए, जिससे कि वह हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। और इसके अलावा इसमें थोड़े से मुश्किल ये आती है कि वह व्यक्ति के मूड पर डिपेंड करता है, उसके पास समय अभी है हमारे लिए या नहीं है। तो प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल भी आती है, लेकिन जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वे होते हैं मौलिक। इसमें हमने कभी देखा है, कभी कभी आपने भी इस चीज़ का अनुभव किया है कि आपके क्षेत्र में भी जो रिसर्चर हैं उस क्षेत्र की सूचना प्राप्त करने के लिए आते हैं और आपसे बहुत ही मधुर और सरल भाषा में आपसे संबंधित क्षेत्र की सूचना प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यह सूचना क्या होगी, मौलिक होगी। इन्हें कच्चे आंकड़े भी कहते हैं या प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। इसके बाद है द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों या स्रोतों जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, गैर सरकारी प्रलेखों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। भारतीय योजना आयोग, भारत का जनगणना विभाग, सर्वेक्षण विभाग, कृषि विभाग प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। अब यह जो सेकेंडरी डेटा है, इसमें जो हमें सूचना प्राप्त करनी है, यह हमें क्या है, किसी न किसी स्रोत के माध्यम से हम इन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। वैसे यह दो प्रकार के हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित, यानी पब्लिश भी होते हैं या फिर नॉन पब्लिश भी होते हैं सूचनाएं। वस्तुतः ये क्या हैं, ये मौलिक डेटा ही हैं या मौलिक प्राथमिक स्रोत ही हैं आंकड़े प्राप्त करने के, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी क्षेत्र की जनगणना से संबंधित सूचना प्राप्त करनी है तो हमें उस क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी संस्था या समाचार पत्र या किसी संगठन के द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों का प्रयोग करेंगे और उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह कार्य जो है भारतीय योजना आयोग, भारत का जनगणना विभाग, सर्वेक्षण विभाग या कृषि विभाग इस क्षेत्र की इस प्रकार की सूचनाओं को हमारे लिए प्रदान करता है। और इसमें अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है आंकड़ा और सूचना के बीच अंतर। आंकड़ा क्या है और सूचना क्या है, इनके बीच में अंतर। आंकड़ा संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, किंतु प्रत्येक सूचना संख्यात्मक हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूचना गुणात्मक, मात्रात्मक, विवरणात्मक भी हो सकती है। अब आइए देखते हैं आंकड़ा क्या है और सूचना क्या है। एक वे में देखा जाए तो हमें दोनों लगभग एक जैसी ही प्रतीत होती, आंकड़ा और सूचना। लेकिन जब हमें पता लगता है कि किसी क्षेत्र में वर्षा हो रही है तो यह क्या है, हमारे लिए एक सूचना है। और वर्षा अधिक हो रही है या वर्षा कम हो रही है, यह सूचना है गुणात्मक। लेकिन वर्षा कितनी हो रही है, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर या इससे अधिक या कम, तो जो सूचना हमें संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ये हो जाएगी हमारे लिए आंकड़ा। तो आंकड़ा और सूचना में अंतर संख्या और गुणात्मक का ही है।
इसके बाद अगला बिंदु हमारा है आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण। अब आंकड़ों का हमने संग्रह करना है और इसका प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का संग्रह, सारणीयन और सारणी रूप में प्रस्तुतिकरण निरपेक्ष रूप में, प्रतिशत में अथवा संकेत सूची के रूप में होता है। हमने किसी क्षेत्र में जा करके आंकड़ों को क्या है, डेटा कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करने के बाद अब हमें उस डेटा को प्रेजेंट करना है। किस प्रकार से कि जिससे कि वो आसानी से समझ में भी आ जाए, एट्रैक्टिव भी हो और उसको हमें सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है, जिससे कि देखने वालों को ये समझ में आ जाए कि यह डेटा किस प्रकार का है और किस पर्पस से कलेक्ट किया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आंकड़ों को संग्रह करके उसकी सारणी बनानी है, यानी टेबल बनाना है। और टेबल बनाने के लिए निरपेक्ष रूप में डेटा कलेक्ट करते हैं, निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट डेटा के रूप में, या फिर प्रतिशत या रेशियो रूप में और अथवा इंडेक्स रूप में भी हम इसको प्राप्त करते हैं। अब हम क्रमशः तीनों ही प्रकार, निरपेक्ष, परसेंटेज और इसके अलावा संकेत सूची, इन तीनों प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम कैसे समझते हैं इसको देखते हैं। और अगला इसमें बिंदु हम देखते हैं निरपेक्ष आंकड़ा। आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हम निरपेक्ष आंकड़ा कैसे प्रस्तुत करते हैं, यानी एब्सोल्यूट डेटा। जब आंकड़े अपने मूल रूप में पूर्ण अंक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं तब उन्हें निरपेक्ष आंकड़े कहते हैं। इसके समझाने के लिए मैंने आपको 3 कॉलम की ये टेबल बना रखी है। पहले कॉलम में स्टेट, फिर टोटल पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन इस टेबल में दिखाया गया है 19,19,12,341। तो उत्तर प्रदेश की ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये एब्सोल्यूट डेटा के रूप में दिखाई गई है, अर्थात इसे अपने मूल रूप में पूर्ण अंक की तरह ही प्रस्तुत किया गया है। तो यह जो है आंकड़ा है इसे हम कहेंगे निरपेक्ष आंकड़ा। और इसके अलावा इसमें अगला है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अब इसको भी आंकड़े को दर्शाने के लिए जो हम प्रतिशत रूप में लेते हैं, इसमें हमने क्या किया है, इस पॉपुलेशन को जब हमने परसेंटेज निकाला तो 16.50% है और यह क्या होगा, परसेंटेज के रूप में आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक मेथड है। इसके बाद प्रतिशत अनुपात या परसेंटेज रेशियो, जिसका कि मैंने पिछले टेबल में आपको बताया। कई बार आंकड़े प्रतिशत अथवा अनुपात के रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं, जैसे साक्षरता दर, जनसंख्या की वृद्धि दर। और इस जनसंख्या की वृद्धि दर को परसेंटेज के रूप में आपको पिछली टेबल में बताया गया है। फिर है सूचकांक। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम सूचकांक या इंडेक्स नंबर का प्रयोग करते हैं। तो इंडेक्स नंबर भी आंकड़ों के प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही उचित माध्यम है। तो देखते हैं इंडेक्स नंबर क्या है। सूचकांक रूप में चरों में परिवर्तन होने वाले आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जैसे शेयर बाजार में सूचकांक प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि डेटा प्रेजेंटेशन के लिए सूचकांक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो चर हैं, जो अंक हैं, उनमें निरंतर जो परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होने वाले चरों को प्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंडेक्स नंबर का। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में प्रतिदिन, प्रतिपल या प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस होने वाले परिवर्तन को हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर के माध्यम से प्रयोग करेंगे। और यह इंडेक्स नंबर इकोनॉमी के क्षेत्र में, ज्योग्राफी के क्षेत्र में, हर एरिया में हम इसको इंडेक्स नंबर को प्रेजेंट करते हैं। अगला बिंदु हमारा आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आंकड़े आसानी से समझ में आ जाएं, इसलिए इन्हें वर्गीकृत करना आवश्यक है। आंकड़ों को वर्गीकृत करने की 4 विधियां हैं। पहली है वर्ग अंतराल बनाना, दूसरा साधारण आवृत्ति, संचयी आवृत्ति और आवृत्ति बहुभुज। इन 4 विधियों के माध्यम से हम आंकड़ों को क्लासिफाई करते हैं। अब इन चारों विधियों में से हमें कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं उनको हम देखते हैं, जिससे कि आंकड़े हमें आसानी से समझ में आ जाएं। आंकड़े कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक टेबल में उसको कलेक्ट कर लेते हैं और इस टेबल को हम देखते हैं आपको किस प्रकार से हमने इसे कलेक्ट किया है।
यह टेबल 1 है। इस टेबल में एक क्षेत्र में प्राप्त किए गए इन सभी आंकड़ों को कलेक्ट किया गया है। अब ये आंकड़े एक संख्या के रूप में है। अगर हमने किसी क्षेत्र में जा करके आंकड़े कलेक्ट कर लिए हैं और उन आंकड़ों को मीनिंगफुल और सिस्टमैटिक ढंग से अगर उनको प्रस्तुत ना किया जाए तो ये आंकड़े मात्र एक संख्या के रूप में है। तो आवश्यक है कि हमें क्षेत्र में प्राप्त किए गए आंकड़ों को सिस्टमैटिक ढंग से और मीनिंगफुल ढंग से इनको प्रस्तुत करें, जिससे कि सामने वाले को पता लग सके हमने किस पर्पज से इन आंकड़ों को कलेक्ट किया है। तो इसको हम देखते हैं। जब एक बार वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्ग का उचित अंतराल निश्चित कर लिया जाता है तब कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। कच्चे आंकड़े अर्थात प्राइमरी डेटा, जैसा कि तालिका संख्या 2 में दिखाया गया है। इसमें 4 कॉलम है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। अब यह प्राइमरी डेटा यानी कच्चे आंकड़ों की संख्या, और थर्ड कॉलम में मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स और व्यक्तियों की संख्या। हमें देखना यह है कि 0 से 10 जो टेबल हमने दिखाई थी उस टेबल में 0 से 10 का हमने एक वर्ग बना लिया है, और टेबल में सेकंड कॉलम में इसमें 0 से 10 के बीच में जो संख्याएं हैं यहाँ हमने लिख दी है। तो 0 से 10 के बीच में जो संख्याएं कवर कर रही हैं 2, 2, 9, 6, इसका हमें टैली मार्क्स बनाना है। तो मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स बनाने के लिए पता है सभी को, या 4 वर्टिकल लाइनें हम खींचते हैं। तो 0 से 10 के बीच में 4 संख्याएं हैं, तो हमने इसे 4 वर्टिकल लाइन खींच दिया, और व्यक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पर नंबर लिख दिया 4। उसके बाद 10 से 20 वर्ग अंतराल में संख्याएं कितनी हैं 10, 15, 18, 12 और 17, और इनकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। और इसका टैली मार्क्स बनाने के लिए 4 वर्टिकल लाइन और ऊपर से हम 5वीं क्रॉस कर देंगे, ऊपर से नीचे यानी लेफ्ट टू राइट, और इनकी संख्या हम लिख देंगे 5 या 5। इसी प्रकार से तीसरे कॉलम में भी 20 से 30 के बीच में संख्याएं हैं हमने जो कवर की हैं, ये दी गई हैं 22, 28, 26, 22, 28 और 25। ये 30 के अंडर 30 हैं और इनकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 टैली मार्क्स बनाने के लिए 4 वर्टिकल लाइन, 1 क्रॉस 5 और 1 वर्टिकल लाइन हमने और खींच दी, तो ये हो गया 6, और इसके बाद संख्या हमने लिख दिया इसकी 6। इस प्रकार से हमने टेबल को एक सिस्टमैटिक ढंग से बनाया। उसके बाद संचयी आवृत्ति या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? संचयी आवृत्ति को CF द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। CF मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म, जिसे प्रत्येक वर्ग में दी गई क्रमिक सामान्य आवृत्ति को पहले योग के साथ जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। इसे तालिका संख्या 3, ये जो टेबल है इसमें दिखाया गया है। इसमें वर्ग अंतराल मैंने वही ले लिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। सेकंड कॉलम में ये साधारण आवृत्ति दी गई है। 0 से 10 के बीच में 4, 10 के बीच में 5 और ये 7, 5 और 7। अब इसकी हमें क्या करनी है? संचयी आवृत्ति निकालनी है। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले पहला नंबर लिख करके और साधारण आवृत्ति की दूसरी डिजिट को हमने इसमें जोड़ दिया। तो 4 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 9। इसी प्रकार से 9 में 5 साधारण आवृत्ति जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 14। 14 में 7 साधारण आवृत्ति जोड़ने पर हमें अंक प्राप्त होगा 21। तो ये हमारी साधारण या संचयी आवृत्ति की टेबल बन गई। हमें ज्ञात यह करना है कि हमने जो टेबल ये बनाई है इसकी CF की, ये सही है या नहीं। तो हम साधारण आवृत्ति का टोटल करेंगे। 5 और 4 9, 5 14 और 7 21, इसका टोटल आ रहा है 21, और इसके भी लास्ट संख्या जो नंबर है वह भी है 21। तो कहने का तात्पर्य यह है दोनों संख्याएं हमारी एक हो रही हैं, तो ये हमारी संचयी आवृत्ति की टेबल बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से हम तालिका बना करके और साधारण आवृत्ति में जोड़ करके हम संचयी आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है आवृत्ति बहुभुज या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आवृत्ति आयत या हिस्टोग्राम की सहायता से बहुभुज बनाया जाता है। वर्ग अंतराल को OX अक्ष पर तथा आवृत्ति को OY पर दर्शाया जाता है। इसमें देखिए वर्ग अंतराल लिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, और इनकी आवृत्ति है 4, 7, 1 और 6।
अब इस टेबल पे हमें क्या बनाना है, आवृत्ति बहुभुज। तो इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में ओ एक्स अक्ष पर यानी जो हॉरिजेंटल लाइन है इस पे हमने वर्ग अंतराल दिखाए हैं और ओ वाई अक्ष पर हमने क्या दिखाया है, आवृत्ति दिखा दी है। तो सबसे पहले 0 से 5 के बीच में जो आवृत्ति है ये क्या है, 4। हमने इस प्रकार से ये आयत बना दिया, आयत या इसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। 5 से 10 के बीच में है ये 7, हमने 7 का हिस्टोग्राम बनाया। 10 से 15 के बीच में है 1 और 15 से 20 के बीच में है 6। हमने इस प्रकार से ये 4 हिस्टोग्राम बनाए। अब इन हिस्टोग्राम पे हमें क्या बनाना है, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए सभी हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट लेकर के यहाँ पर और इन सभी हिस्टोग्राम पर हम मिड पॉइंट लेकर के एक कर्व बना लेंगे और इस प्रकार से जो हमें यह कर्व प्राप्त हुआ है यह क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन। और इसको हम ग्राफ पेपर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसके बाद है ओजाइव। ओजाइव क्या है, जब आवृत्ति को जोड़ दिया जाता है उन्हें संचयी आवृत्ति कहा जाता है, ये आपको मैंने अभी बताया। और जिस सारणी में सूचीगत किए जाते हैं उन्हें संचयी आवृत्ति सारणी कहते हैं। संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को ओजाइव कहते हैं। इसका निर्माण 2 प्रकार से किया जाता है, कमतर विधि या लेस देन मेथड, दूसरा है अधिकतर विधि या मोर देन मेथड। अब हम क्रमशः इन दोनों को देखेंगे कि लेस देन मेथड क्या है और मोर देन मेथड क्या है। कमतर विधि या लेस देन मेथड, इस विधि में हम श्रेणियों की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवृत्ति को जोड़ते हैं। ध्यान रखिए, इसमें आवृत्ति को जोड़ते हैं और जब इन आवृत्तियों को अंकित किया जाता है तब हमें एक उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है जिसे तालिका 4 और चित्र 1 में दिखाया गया है। इसमें देखिए लेस देन मेथड में हम क्या करते हैं, उच्च सीमा से शुरू करते हैं। तो 0 से 10 के बीच में उच्च सीमा हमारी है 10 और 10 के जो अधिक है ये क्या है, 4। हमारी संचयी आवृत्ति को हमने जोड़ा है पिछले टेबल से। तो हमें इसमें क्या करना है, 10, 20, 30, 40, 50 ये हमने इसकी उच्च सीमा ले ली है और इन सभी सीमाओं के सामने जो संचयी आवृत्ति है क्रमशः ये 4, 9, 14, 21 और 27 और इन सभी पॉइंट को हमने इस पर ग्राफ पे आपको दिखाया है। तो 0 से 10 के बीच में 4, फिर 9, फिर 14, 21 और 27 इन सभी पॉइंट को जब हम इसको मिलाएंगे एक कर्व हमें नीचे से उभरता हुआ एक कर्व प्राप्त होगा। यह क्या कहलाएगा, हमारा कमतर विधि से प्राप्त ओजाइव तालिका ग्राफ। उसके बाद है अधिकतर विधि या मोर देन मेथड। इस विधि में हम वर्गों की निम्न सीमा से शुरू करते हैं और संचयी आवृत्ति से प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटा देते हैं। हमने लेस देन मेथड में क्या किया था, उसमें हमने जोड़ दिया था और इसमें मोर देन मेथड में हम इसमें घटा देते हैं। जब यह आवृत्तियां अंकित की जाती हैं तब हमें एक गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है जिसे तालिका संख्या 5 और चित्र संख्या 2 में दर्शाया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, निम्न सीमा यानी 0 से 10 में हम इधर की जो सीमा है 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये सीमा लेंगे और इसमें क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति को हम घटाएंगे। तो घटाने पे हमने इसमें देखा है कि इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने वर्ग अंतराल लिया है और वर्टिकल लाइन पे हमने क्या लिया है, CF या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इनको जब क्रमशः हम मिलाएंगे 60 और ये 56, 51, 44, 38 और 28 हमें क्या है, एक गिरता हुआ वक्र प्राप्त होगा और यह क्या कहलाएगा, हमारा अधिकतर विधि या मोर देन मेथड ओजाइव। इस प्रकार से हम आंकड़ों को और बहुत ही सरल विधि से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद गृह कार्य आपके लिए है, आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़ों के प्रकार बताइए। दिए गए आंकड़ों के अनुसार बहुभुज आवृत्ति बहुभुज की रचना कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, आंकड़ा और सूचना के बीच अंतर क्या है। और अंतिम प्रश्न हमारा है, ओजाइव किसे कहते हैं। यह था हमारा भूगोल प्रयोगात्मक विषय क्लास 12th में पहला लेसन। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।